तो हिस्ट्री का मराठा में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा बाजीराव। ठीक है, अभी बालाजी विश्वनाथ इससे पहले हम लोग देख रहे थे। मराठा का जो पेशवा है, पहला पेशवाओं का इतिहास बालाजी विश्वनाथ से शुरू होता है और बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा बनेंगे बाजीराव और बाजीराव के पढ़ने के बाद पेशवा बनेंगे बालाजी बाजीराव। ये थर्ड पेशवा है बालाजी बाजीराव। तो आप लोग को एक पेशवा का ट्रिक है, ऐसे पेशवा तो याद ही हो जाएगा, लेकिन आपको पेशवा अगर याद करने में कभी दिक्कत होता है तो हम पेशवा का एक ट्रिक बताते हैं कि पेशवा को आप कैसे याद करेंगे और कभी वो पेशवा आप भूलेंगे नहीं। फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे आंग्ल मराठा वार। क्या पढ़ेंगे? आंग्ल मराठा वार। लास्ट में हम लोग आंग्ल मराठा वार देखेंगे। यहीं से मॉडर्न हिस्ट्री में मराठा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना, ये बहुत ही फर्स्ट आंग्ल, सेकंड आंग्ल मराठा वार। तो इस तरह से अगर हम इसको अगर अच्छे से करें तो मराठा से कई चैप्टर हो गए। आप एक चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, शिवाजी मराठा का मिडवल हिस्ट्री का चैप्टर है, तो पहला मिडवल हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा रहे हैं। पेशवा जो है मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर है, पेशवा का फर्स्ट पेशवा, सेकंड और थर्ड। और आंग्ल मराठाई जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के चैप्टर है, तो 1, 2 और 3 चैप्टर, इसलिए इसमें इतना आपका टाइम लग जाता है। तो इस तरह से अगर जैसे आपको पेशवा का नाम याद करना है और नाम याद करने में अगर दिक्कत हो तो एक आपको ट्रिक हम बता रहे हैं जिससे आपको पेशवा का नाम याद करने में दिक्कत नहीं होगा। वो ट्रिक देखिए क्या है। वो ट्रिक है यहाँ पर इस जगह पर पेशवा का नाम दिया हुआ है। थोड़ा सा इधर से ध्यान से देखिए और यहाँ तक टाइम यहाँ पर हम लिख देते हैं। पहला जो पेशवा है वो बालाजी विश्वनाथ। पहला पेशवा कौन है? बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ का जो टाइम है, बालाजी विश्वनाथ का जो टाइम है वो 1713 से 1720, 1713 से 1720। फिर उसके बाद अगला पेशवा है बाजीराव जिसका 1720 से 1740 है टाइम। और तीसरे पेशवा हैं बालाजी बाजीराव जिनका टाइम है 1740 से 1761। ठीक है, अब पहले इसको देखेंगे याद कैसे करना है। तो पहला पेशवा क्या हुआ? बालाजी। पहला पेशवा क्या है आपका? पहला पेशवा क्या है? बालाजी विश्वनाथ। दूसरा पेशवा क्या है? बाजीराव। एक एक नाम लीजिए और दोनों नाम जोड़ दीजिए। दोनों नाम को क्या करिए? जोड़ दीजिए। बालाजी को जोड़िए और बाजीराव को जोड़िए। तीसरा पेशवा बन गया बालाजी बाजीराव। अगर हमको तीसरा खाली याद कर लें बालाजी बाजीराव, अगर हम तीसरा याद कर लें बालाजी बाजीराव, अगर हम तीसरा याद कर लें बालाजी बाजीराव, तो बालाजी हो गए पहले पेशवा, अब बाजीराव हो गए दूसरे पेशवा। बालाजी हो गए पहले पेशवा, बाजीराव हो गए दूसरे पेशवा। तो इस तीसरे पेशवा में तो 1 और 2 मालूम है ना? तीसरे पेशवा में 1 और 2 मालूम है कि नहीं हमको बताइए। तो हम अगर याद कर लें बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, तो क्या हो जाएगा? बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव। तो दोनों को बालाजी और बाजीराव पर जोड़ दिए तो बालाजी याद हो गया। क्या 3 पेशवा? आपको क्या याद रखना है? बालाजी बाजीराव। क्या याद रखना है? 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 बालाजी ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बालाजी बाजीराव। क्या याद रखना है बताइए? बालाजी बाजीराव। ये आपको अब वही चीज़ आगे देखिए हम लोग करेंगे।
अगला पेशवा क्या है? माधवराव। और फिर क्या है? नारायण राव। अगला पेशवा क्या है? माधवराव। और फिर क्या है? ना, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो अगर हम लोग याद कर लें बालाजी बाजीराव माधव नारायण राव, अगर हम लोग याद कर लें बालाजी बाजीराव माधव, बालाजी बाजीराव माधव, बालाजी बाजीराव माधव नारायण राव, बालाजी बाजीराव माधव नारायण राव, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव माधव। अब हमको याद हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे कि हम लिख देंगे, कहीं भी हम लिख देंगे बालाजी बाजीराव, नहीं तो हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ और फिर हो गया बाजीराव और तीसरा तो लिखा हुआ है। फिर क्या करेंगे? माधवराव, नारायण राव, वो तो लिखा हुआ है। क्लियर है? तो इससे क्या हुआ? ऐसे तो डिटेल पढ़ेंगे तो हम लोग का याद होगा ही, लेकिन इससे क्या हुआ आपका कि मतलब कभी भूलिएगा नहीं। 4 पेशवा दे देगा, उधर डेट दे देगा, तो आप इजी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। तो पेशवा का इतिहास है। तो पेशवा का जब भी हम पढ़ेंगे तो पेशवा के इतिहास में जब मैप में देखेंगे तो महाराष्ट्र में पेशवा होंगे और उनको हैदराबाद का निजाम और मैसूर। ठीक है, तो इसको एक मैप से यहाँ पर आपको दिखाया होगा। अभी जब हम लोग इसके पहले शिवाजी पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग देखे थे कि शिवाजी का संघर्ष किससे होता था? औरंगजेब से। और किससे होता था? बीजापुर से। और किससे होता था? गोलकुंडा से। अब जब औरंगजेब ने आगे चलकर शिवाजी के मरने के बाद 86 में बीजापुर को जीत लिया था और 87 में गोलकुंडा को। तब आगे चलकर बीजापुर गोलकुंडा 86-87 पर सब्धी नहीं होंगे तो पेशवा जो तो 1713 से इसका इतिहास शुरू हो रहा है। पेशवा का इतिहास कहाँ शुरू हो रहा है? तो जब 86-87 में मुगल प्रांत बन गए हैं और बीजापुर गोलकुंडा रियासत ही खत्म हो गई तो 86-87 में द इंड हो गया, इनका नाम समाप्त हो गया। अब पेशवा का इतिहास हम 1713 से पढ़ रहे हैं। तो 86-87 के बाद ही दोनों शब्द नहीं आएंगे। तो इसलिए पेशवा में हम कभी बीजापुर गोलकुंडा का आंसर नहीं मारेंगे। पेशवा में क्या होगा? जहाँ पर बीजापुर है वहाँ पर मैसूर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और जहाँ पर गोलकुंडा है वहाँ पर क्या आ जाएंगे? निजाम। जहाँ पर गोलकुंडा है वहाँ पर क्या जाएंगे? जहाँ पर गोलकुंडा वहाँ क्या आ जाएंगे? निजाम आएंगे। ठीक है, जहाँ पर गोलकुंडा है वहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैप है। जब पेशवा का पढ़ेंगे तो आज मैसूर है और पहले क्या था यहाँ पर बताइए? क्या था यहाँ पर? बीजापुर। क्या था? बीजापुर रिप्लेस हो गया। हालांकि मैसूर जो है 50 के बाद ही एक्शन में आएगा। और इधर क्या हो गया बताइए? निजाम। पहले क्या था यहाँ पर? यहाँ पहले क्या था? गोलकुंडा। गोलकुंडा सब कब समाप्त हो गया? और बीजापुर कब समाप्त हो गया? क्यों समाप्त हो गया था? औरंगजेब जीत गया। लेकिन मराठे बचे रह गए। कि मराठों का वजूद क्यों बचा रहेगा? कि शिवाजी के मरने के बाद है ना, पेशवा अपना ताकत को स्थापित कर लिए थे। ठीक, तो जो पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ बना, तो बालाजी विश्वनाथ का कोई खास योगदान नहीं रहा और इसका हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। बस इनका दिल्ली की संधि एक बस हम लोग इम्पोर्टेंट था। दिल्ली की संधि 1719 में, और इस संधि के द्वारा बालाजी विश्वनाथ को, चूँकि हम बता रहे हैं कि 1725 में हैदराबाद की स्थापना हुई है और मैसूर का तो पहले भी था लेकिन 1750 के बाद ही एक्टिव होंगे। तो 1725 से 1750, तो इसका मतलब ये 86-87 में जब इनका खत्म हुआ था अस्तित्व, तो दोबारा इनका अस्तित्व कब आ रहा है? 1725 में। तो यानी कि 1725 के पहले खाली एरिया है। 1750 में यहाँ भी कोई पॉलिटिकल नहीं है, खाली है, दोनों खाली है, दोनों वैकेंट है, कुछ नहीं है। वो न हैदराबाद है न मैसूर है। न हैदराबाद है न यहाँ हैदराबाद है और न मैसूर है, तो केवल है मराठे। तो दिल्ली की संधि जो अभी क्लास में पढ़ाए थे वही
कि जब 1719 में दिल्ली की संधि हुई तो बालाजी विश्वनाथ ने मुगल सम्राट से क्या मांगा था? दक्षिण के 6 राज्य। क्या मांगा था? क्या मांगा था? इस तरह से दक्षिण में इस तरह से ऐसे बटा हुआ था, 6 सूबा था। तो 6 सूबा से बालाजी विश्वनाथ ने मुगल सम्राट से संधि के द्वारा 6 सूबा से इनको टैक्स लेने का अधिकार किसको मिल गया? बालाजी विश्वनाथ को। तो इसलिए दिल्ली की संधि 1719 में जो थी, दिल्ली के ट्रीटी, इसको मराठों के लिए मैग्ना कार्टा बोला गया है। मराठों के लिए क्या बोला गया? मराठों के लिए क्या बोला गया? मराठों के लिए क्या बोला गया? किस संधि को? दिल्ली संधि। चलो भाई, ये तो यहाँ तक तो हो गया, मैग्ना कार्टा बोला गया। ठीक है, क्यों कि 17 विश्वनाथ के टाइम 1713 से 1720 है, तो 13 में न तो निजाम है और न ही मैसूर है। निजाम कब प्रकट होंगे? 1725 में। निजाम कब प्रकट होंगे? कब निजाम प्रकट होगा? तब तक बालाजी विश्वनाथ समाप्त हो चुके हैं। तब तक बालाजी विश्वनाथ आपको दुनिया से रुखसत हो गए हैं। तब तक बालाजी विश्वनाथ दुनिया से समाप्त हो चुके हैं। ठीक है ना? अब इनका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ये हटा दिए। ठीक है, अब गद्दी पर कौन बैठ गया? कौन बैठा? अब इतिहास किसका चलेगा? इतिहास किसका चलेगा? किसका चलेगा? बाजीराव का। अब यहाँ पर गद्दी पर बैठ गया बाजीराव। यहाँ पर बहुत ही ताकतवर व्यक्ति बैठ रहा है, पेशवा बाजीराव। पेशवा। और छत्रपति कौन है? शाहू। छत्रपति कौन है? छत्रपति कौन है? तो पेशवा बने बाजीराव। कब बने? 1720। अभी पेशवा बाजीराव बन ही रहे हैं, तभी हैदराबाद में एक नया राज्य आ जाता है। हैदराबाद में क्या हो गया? एक नया राज्य स्थापित हो जाता है 1725। ताकतवर, और उसकी स्थापना निजामुल मुल्क ने किया, है ना? हैदराबाद का निजाम। और प्रकट हो जाओ, हैदराबाद प्रकट हो गया। तो 1700 अभी मैसूर प्रकट नहीं हुआ है। कौन प्रकट हुआ है? अभी मैसूर, हैदराबाद का निजाम। अब 2 दुश्मन आमने सामने। अब हैदराबाद का निजाम क्या है वो समझिए। दिल्ली की संधि के द्वारा पेशवाओं को दक्कन से रेवेन्यू लेने का अधिकार था। क्या था? मालिक नहीं थे। क्या था? रेवेन्यू। और रेवेन्यू इसलिए कि मुगल सम्राट इतना मजबूत नहीं है कि इधर कुछ कर सके। तभी मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला हिंदुस्तान का बादशाह बनता है। कौन बनता है? मोहम्मद शाह रंगीला। ऊपर में देखिए, वहाँ पर मोहम्मद शाह रंगीला कौन बनेगा? मोहम्मद शाह रंगीला हिंदुस्तान का बादशाह बनता है। 1719 से लेकर ये 48 तक रहता है। अब इसके समय लोग, इतना बेकार व्यक्ति था कि इसका कुछ भी चलता नहीं था। इसके समय जो मजबूत सरदार थे, ये विलासी था, चाटुकार था, अयोग्य था, इसके दरबार से जितने भी योग्य व्यक्ति थे पलायन कर गए। और पलायन करके कई रियासत की स्थापना हुई। जैसे इसी के समय अवध में 1722 में शहादत खान ने अवध, जो लखनऊ है, अवध को स्वतंत्र कर लिया। तो उसी के समय मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में 1717 में अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। उसी समय हैदराबाद में निजामुल मुल्क ने अपने आप को 1725 में स्वतंत्र कर दिया। अब ये लोग योग्य बादशाह, योग्य गवर्नर थे, योग्य व्यक्ति थे, योग्य मिलिट्री कमांडर थे, ताकतवर थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत बेहतरीन थे। तो एक हैदराबाद पेशवा के ठीक सामने एक मजबूत रियासत की स्थापना हो गई। और वो इनको दिल्ली के संधि से जो टैक्स लेना था वो भी है। अब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया कि हैदराबाद का निजाम
पावरफुल, जो आज़ादी की लड़ाई तक रहा, हैदराबाद का निजाम ताकतवर व्यक्ति आ गया। अब ये अपने क्षेत्र में सोवरेन है, अपने क्षेत्र में पावर है, इसके क्षेत्र में मिलिट्री है, ये मुगल कमांडर रहा था, इधर उतना ही ताकतवर व्यक्ति बाजीराव हो गया। अब ये स्वाभिमान इसका क्या कहेगा कि हमारे यहाँ से चौथ इसको दें? तो इसने कहा कि हम दिल्ली की संधि को नहीं मानेंगे। बाजीराव कहेगा दिल्ली की संधि तुमको मानना पड़ेगा, हमले बहुत पहले से हमारा है। बाजीराव क्या कहेगा? दिल्ली की संधि तुमको मानना पड़ेगा और अपने यहाँ से चौथ तुमको भेजना पड़ेगा। और ये अपने आप ताकत तो ईरान का था, है ना, नादिर से आक्रमण करेगा तो ही समझौता करवाएगा। अब तो दोनों में लड़ाई हुई और इन दोनों लड़ाइयों का इतिहास बाजीराव और हैदराबाद के निजाम का है। बाजीराव 40 में मरेगा और निजाम 48 में मरेगा। बाजीराव 40 में मरेगा, निजाम तो कम से कम, है ना, 1725 से 40 में बाजीराव की जितनी लड़ाइयाँ हैं, लड़ाइयाँ संधि, वो सब बाजीराव और हैदराबाद का निजामुल मुल्क के बीच में ही होगा। कोई दिक्कत बताओ अभी तक समझने में? आगे बढ़ते हैं तो ये मैप याद हो गया। और जब बालाजी बाजीराव बैठेगा, है ना, 40 से तब तक कौन आ जाएंगे? मैसूर भी, तो मैसूर भी प्रकट हो जाओ, है ना, हैदर अली आ जाएगा 61 में। अब भारत देख रहे हो ना, और इसी दरम्यान में पूरे भारत में हर रियासत में यहाँ एक जो है साइलेंट किलर बहुत तेज़ी से शांति से मुड़ी गाड़ के अपना ताकत बढ़ा रहा है, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हम लोगों को नहीं दिख रहा है। तो क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, जो हम लोगों को क्या है वो दिख नहीं रहा है। ठीक है कि वो ये लोग आपस में लड़ते जा रहे हैं कि असली खतरा कहाँ है? ईस्ट इंडिया कंपनी से। असली खतरा कहाँ है? ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है, अब देखो आगे, अब बाजीराव के इतिहास पढ़ते हैं क्या होता है। अब क्या है कि धीरे धीरे टूटने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो जो बीच में खाली भी देख रहे हो ना, यहाँ भी कोई ना कोई रियासत है, यहाँ भी कोई ना कोई रियासत है। जैसे एक और मैप हम दिखा रहे हैं, उसमें देखिएगा, जैसे है ना, इधर ऊपर में क्या है? मालवा है, इधर क्या है? गुजरात है, यहाँ भी किसी न किसी का शासन है, यहाँ भी किसी का शासन है। छत्रसाल बाजीराव मस्तानी तो बुंदेलखंड में भी है, और ये अवध है, ये बंगाल है, इधर पंजाब में भी किसी का शासन है, अफगानिस्तान में भी है। भारत है कहाँ? भारत कहीं दिख रहा है? बताओ, भारत है कहाँ? तो इसलिए बड़ा ही अंग्रेज़ों को भारत जीतने का बड़ा ही एक अनुकूल माहौल मिल गया था। ठीक है ना, तो स्टिक कहाँ है? उसी से थोड़ा पढ़ाएंगे, बस वहाँ से ना धीरे धीरे आप लोग रफ्तार पढ़िए। हम तो अपना एक्सट्रीम लेवल लेके जाएंगे, देखिएगा ना कितना गर्दा उड़ाते हैं, लेकिन आप लोग अपना गर्दा उड़ा के रखिए। एक ही बच्चा सेलेक्ट होगा पढ़ने वाला, लेकिन होगा, याद रखना। हमको अगर एक ही बच्चा मिलेगा पढ़ने वाला तो एक ही सेलेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर 10 बच्चा रहा 10 सेलेक्ट होगा, 50 रहेगा 50 सेलेक्ट होगा। ना मेरे डिक्शनरी में नहीं है। हम तो बताए ना कि दिल्ली का सारे कोचिंग का वीडियो देख लो, बाजीराव का देख लो, नेक्स्ट देख के बताओ ना। इसका 30% भी लेवल दिल्ली में नहीं मिलेगा बाजीराव को, और डिस्ट्रिक्ट का गारंटी बता रहे हैं। ओपन चैलेंज करें, पढ़ाना बंद कर देंगे। इतना मेहनत किया हुआ भाई, ठीक है ना। ये किसका है? ये बोर्ड का ही पिक्चर है, बोर्ड का ही बनाए थे, फोटो खींच के PDF बना दिए, उसी बोर्ड का है, उसी का, ठीक है। लग नहीं रहा आप लोग को? अब सोचो, ये है भारत, और एक शक्ति तो दिखाए नहीं अंग्रेज, ईस्ट इंडिया। तो सोचिए कि क्या कहानी होगा। अब देखते हैं बाजीराव करता क्या है। तो ये मैप आपको बार बार याद रखना है बाजीराव के लिए।
ठीक है, तो देखते हैं बाजीराव, मराठा सरदार बाजीराव फर्स्ट 1720 से 1700, एकदम 18 साल का नवयुवक। इसका एक वीडियो भी दिखाएंगे लास्ट में। तो कि ये बालाजी विश्वनाथ का क्या था, पुत्र था उसका। बालाजी विश्वनाथ क्या था, बेटा था। बाकी ये वाला छोड़ दीजिए मैटर, यहाँ वाला मैटर देखिएगा। अब बाजीराव बनता है, बाजीराव मस्तानी मूवी बनी। अब बाजीराव ने कैसे कैसे अपना युद्ध किया और कौन कौन सा संधि किया, उसका हमने नंबरिंग से चलना है। आपका जो मैटर मिला है ये देखो, नंबर 1 ये है। आपको अपना नंबरिंग से देखो, ये है नंबर 1। ये क्या हुआ, 1, घटना नंबर 1 हुआ। फिर उसके बाद आपको फिर घटना नंबर किस पर जाना है, 2 पर। ये हो गया घटना नंबर 2, ये हो गया घटना नंबर 3। फिर उसके बाद घटना नंबर 4, घटना नंबर 5, घटना नंबर 6, घटना नंबर 7 और इस तरह बाजीराव का अंत। ठीक, तो सबसे पहले ये 3 पेशवा हैं। मराठा सम्राट छत्रपति कौन है, शाहू। ये उनका कुछ चल रहा है नहीं, शाहू जी महाराज का कुछ चल रहा है नहीं। अब 1707 से 1749 छत्रपति शाहू हैं, उनके अधीन 3 पेशवा काम करेंगे, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव और बालाजी। ठीक, बाजीराव 1720 से 1720 से जैसे ही गद्दी पर बैठा, 4-5 साल बड़ा एंजॉय किया दिल्ली की संधि को। साउथ में इनका एकदम दबदबा था। अब 1725 में निजाम आ गया। देखो, अब अपने से आपका दिमाग बोलेगा, समझ गए क्या होगा। 1725 में निजाम आया और निजाम चौथ देना क्या करेगा तुरंत, क्योंकि योग्य व्यक्ति था, सॉवरेन था, पावरफुल था, मजबूत था। वो जान रहा है कि बालाजी विश्वनाथ ने मजबूरी का फ़ायदा उठा कर दिल्ली से 6 सूबे का चौथ लेने के लिए अधिकार बना लिया। तो सबसे पहले कहा कि हम चौथ नहीं देंगे। तो बाजीराव को किसने बोला चौथ नहीं देंगे, हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का निजाम। उसका आसफ जहाँ नाम है, निजामुल मुल्क नाम है। यहाँ 24 लिखिएगा, 25 लिख लीजिएगा। निजाम ने, अब निजाम क्या करेगा, बाजीराव से उसकी लड़ाई चलेगी ना, क्या होगा बाजीराव से। तो निजाम किसको सपोर्ट करेगा, आ गया ना फैक्ट। निजाम किसको हमेशा सपोर्ट करेगा, कोल्हापुर गुट को हमेशा। तो एक बार घटना घटा ये कि बाजीराव फर्स्ट जब कर्नाटक की तरफ साउथ में गया हुआ था, तभी शंभू जी ने शाहू को परेशान करना शुरू किया। कौन भाई शंभू जी, कोल्हापुर गुट। शंभू जी कौन, शंभू जी कौन, तारा भाई का बेटा, उसी का कुछ होगा। शंभू जी ने जब बाजीराव दक्षिण में इधर बीजापुर तरफ, बीजापुर तो है नहीं, दक्षिण में मैसूर की तरफ गया हुआ था कुछ अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए, तो शंभू जी ने, निजाम ने शंभू जी को सेना दिया। आप बोला कि बाजीराव किधर है, बोला कि आपका तो खानदानी कब्जा पूना पर है, आप हम कहें कि सीधे आक्रमण इधर करिए। तो बाजीराव नीचे गया तो यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर कौन होगा बताओ, कौन होंगे, यहाँ पर कौन होगा, शाहू जी महाराज। यहाँ पर कौन होंगे बताइए, यहाँ पर होगा शाहू जी महाराज। ठीक, अब इसका था कि किसी तरह शाहू को मार के कब्जा करने। निजाम डायरेक्ट नहीं आ रहा है, किसको आगे कर दिया, कोल्हापुर गुट शंभू जी को। ठीक, बाजीराव को सूचना मिली, बाजीराव तुरंत और डायरेक्ट निजाम पर आक्रमण कर दिया, इधर उधर नहीं सोचा, बोला कि यही है डायरेक्ट अटैक करो, न पूछो न पाछो, डायरेक्ट अटैक करो। जैसा भी होता है ना, पाकिस्तान आपको अब आतंकवादी भेजता है, बम विस्फोट करता, तो पहले हम लोग क्या करते थे, पहले मीटिंग होता था, है ना, डायरेक्ट टेलीफोन पर होता था,
फिर फ्लैग मीटिंग होता था, फिर भारत सरकार डोजियर पेश करती थी, सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाती थी, संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग करवाती थी, अमेरिका से दूसरा बुलवाता था, 2-4 रुपया उसको रुकवाता था। दिल्ली पर आक्रमण हुआ, संसद पर हुआ, अक्षरधाम पर हुआ, लाल किले है ना, बाकी बहुत जगह हुआ। तो अब क्या हुआ कि आक्रमण करो तुरंत जवाब दो, न डोजियर तो न दुआ न सलाम, है ना। अगर वो गोली चलाता तो बम दो, बम चलाता तोप दो, तोप चलाता तब जहाज से बम गिरा दो। ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। तो इस तरह से तो बाजीराव आया और निजाम पर आक्रमण किया, ठीक है ना। और इस तरह से पालखेड़ के युद्ध में, कौन सा युद्ध हुआ? 1728। कौन सा युद्ध हुआ? पालखेड़ के युद्ध में निजाम क्या हुआ? पराजित हुआ। देखो एन डिक्लाइन कर दिया, थक गए आप लोग क्या? निजाम पराजित हुआ और उसके बाद मुंशी शिव गांव की संधि हुई। मुंशी शिव गांव का निजाम पराजित हुआ, कौन सी संधि हुई? मुंशी शिव 1728। और हैदराबाद के निजाम ने ये माना कि हम चौथ आपको देंगे, है ना, घी केस टेढ़ा करके निकालना पड़ा, हम चौथ देंगे। और ये तो हो गया। फिर कहा कि इसको बुलाओ, बोला कि तुम बड़ा उधर कूदता है ओकरा पर, तुमको बचाएगा वो, पहले तो ओकरे पीटे। फिर इसको बुलाया और इसको 1731 में पराजित किया। और शंभू जी से बाजीराव ने कौन सी संधि की? वारणा। बोला कि ठीक से ठाक करो तो वरना बड़ी मार मारेंगे। अगर दोबारा कोल्हापुर गया, अगर गया तो दोबारा तो क्या, तो ठीक से रहो तो वरना बहुत मार मारेंगे, वरना बहुत ठीक से नहीं रहो नहीं तो वरना बहुत मार मारेंगे। तो क्या होगा? वरना की संधि, ठीक है। कब हुआ? 1700। लेकिन ये निजाम के साथ नहीं, शंभू जी, और शंभू जी को कुछ एरिया दे दिया गया कि लो इससे खर्चा चलाओ और चुपचाप शांत रहो। क्योंकि देखा परिवार का ही सदस्य है तो मारना उचित नहीं समझा। अब बोला कि बताओ तुमको क्या चाहिए। तो बाजीराव ने उसको एक एरिया दे दिया कि आप यहाँ पर रहिए, आराम से कहिए, दुश्मनों से गद्दारी मत करिए, ठीक। ये VVI कर लीजिएगा ये वाला। समझ में आया अनुराधा तुमको कि पहले दिन आई ऐसा नहीं हुआ भाग जाए क्या? देखिए हैं, ये हमारे किडजी में पढ़ाती भी है, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम नहीं, पार्ट टाइम। क्या हुआ? कुछ ठीक है, पढ़ने का मन है, इरादा है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है। हम बोले कि क्यों क्लास वीडियो क्यों नहीं देख रही हो? तो बोले सर आते हैं तो खा के सो, थक जाते हैं, खाना बनाते हैं, खा के सो जाते हैं। समझे 2 बजे आते, 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे तक खा के सो गो, 5:30 से ले तो 11 तक, कोई 6 घंटा। तो उसमें थोड़ा सा मोबाइल चला लेते, थोड़ा सा नहीं, हाँ ठीक। अब टाइम नहीं है अगर बात करने का, तो एक गैप यहाँ हल्का सा 2 मिनट का लिए। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो, अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा क्या है? गुजरात। अब गुजरात में कई बार अटैक किया और फाइनली गुजरात को 1738 में गुजरात को मराठा क्षेत्र में मिला लिया। गुजरात क्या था? देखो ये जो गुजरात देख रहे हो ना, ये हमेशा से लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से गुजरात ट्रेड एंड कॉमर्स का बड़ा सेंटर रहा। आज मुंबई का स्थान बहुत तेज़ी से कौन ले रहा है? गुजरात। तो गुजरात बहुत इम्पोर्टेंट था। सारा वेस्ट एशिया से समुद्री व्यापार सारा किसके माध्यम से होता है? गुजरात पे। तो गुजरात फाइनेंस, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी में सूरत में कंपनी स्थापित की। मुगलों को भी सूरत में था, शिवाजी ने भी सूरत को लूटा था, है कि नहीं? तो सूरत बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह था, इसलिए गुजरात को मुगलों ने क्या किया? मिला लिया। किसको मिला लिया बताइए? अब देखिए, तो बाजीराव ने, देखिए बाजीराव का साम्राज्य विस्तार, बाजीराव का क्या हुआ? साम्राज्य विस्तार, ठीक है।
बाजीराव का साम्राज्य विस्तार की कहानी देखिए। इस तरह से ये तो इनका क्षेत्र है ही पूरा अपना, रेड वाला ये कलर तो इनका है ही पूरा अपना। और इन्होंने क्या किया, गुजरात को भी मिला लिया। ये विस्तार देख रहे हो ना, ये इनका डेवलपमेंट है। मैप से समझिएगा, ये बाजीराव का डेवलपमेंट है। इन्होंने गुजरात को भी मुगल बस्ती के रूप में क्या किया, मिला लिया, पहला एक्सटेंशन। कोल्हापुर को भी मिला लिया और निजाम से क्या किया, टैक्स लिया। तो निजाम पर इनडायरेक्ट प्रभाव, इसलिए इसका कलर थोड़ा हम दूसरा कर दे रहे हैं। निजाम पर क्या हुआ, इनडायरेक्ट प्रभाव। ठीक, इन्होंने साउथ में भी अपना इनडायरेक्ट प्रभाव स्थापित कर दिया है, गुजरात को डायरेक्ट मिला लिया। ठीक है, क्लियर। अगला पॉइंट देखो, तो तीसरा पॉइंट देखो, मालवा। क्या है, मालवा। मालवा कहाँ पर है, मालवा आपको यहाँ पर है। ठीक, तो उत्तर में जाने के लिए है ना, मुगल से, यावत के नवाब से पंजाब जाने के लिए ये मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है, जो बड़ा ही स्ट्रेटजिकल है। तो इनको भी अपने प्रभाव में लाना है। तो मालवा पर, मालवा जो था पहले मुगल बस्ती थी। मालवा क्या था पहले, तो मालवा जो था पहले मुगल बस्ती थी। देखिए मालवा के बारे में, नॉर्थ और साउथ इंडिया को जोड़ता था। बालाजी विश्वनाथ ने 1719 में से चौथ लिया था। बालाजी विश्वनाथ ने मालवा से क्या लिया था, चौथ लिया था। बाजीराव प्रथम ने अपने अधिकारी पवार और होलकर है ना, और पिलोजी की सहायता से 1735 तक है ना मालवा को क्या किया, जीत लिया। क्या किया, और मालवा में जो भी, मालवा हम बता रहे थे कि मालवा जो था ये मुगल राज्य था, मुगल राज था। क्या था, तो बाजीराव ने 1735 तक मालवा को क्या किया, अपने अधिकार में ले लिया। इस तरह से मालवा आ गया। निजाम को पराजित किया। पहला वारना की संधि में शंभू जी को निपटाया, गुजरात को मिला लिया और मालवा को बाजीराव प्रथम। डेट मत याद करिएगा, सीरीज याद रखिए, पहले कौन पहले कौन पहले कौन। अब क्या बच गया, बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड को जीतेगा तो सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे, लखनऊ। साम्राज्य विस्तार देख रहे हो ना, दक्कन में किसकी चल रही है, ये टैक्स दे ही रहा है, ये टैक्स दे ही रहा है, बेताज बादशाह बन रहा है। एक 18-20 साल का युवा है, जान लीजिए, 20 साल का लड़का है बाजीराव। और निजाम के साथ बहुत ज़बरदस्त लड़ाइयाँ इसका चली, हम बताएंगे। अगला पॉइंट देखिए, 1 2 3 हो गया ना। अब देखिए 4, 1 2 आगे पीछे होगा। अब 4 5 देखिए, बुंदेलखंड। क्या ये बुंदेलखंड का राजा कौन है, छत्रसाल। अभी मैप में देखे थे बुंदेलखंड कहाँ है, मालवा के ऊपर। बुंदेलखंड कहाँ है, बुंदेलखंड कहाँ है, मालवा के ऊपर। ये देखिए बुंदेलखंड, यहाँ का राजा छत्रसाल था। और ये बुंदेलखंड है जो मुगल राज अवध के अंतर्गत आता था, और अवध में भी इलाहाबाद के सूबा के अंतर्गत आता था। बुंदेलखंड किसके अंतर्गत आता था, बुंदेलखंड किसके अंतर्गत आता था, देखिए राजा छत्रसाल बुंदेलखंड इलाहाबाद के प्रांत में आता था। किस राज्य में आता था, और इलाहाबाद मुगलों का प्रांत था। मुगलों का प्रांत इलाहाबाद, इलाहाबाद के जुरिडिक्शन में, उसके भौगोलिक एरिया में बुंदेलखंड आता था। अब इलाहाबाद का गवर्नर एक नया अपॉइंट होता है। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला में इलाहाबाद का एक नया गवर्नर बंगस का, किसको अपॉइंट करता है, मोहम्मद खां बंगस इलाहाबाद का गवर्नर अपॉइंट हुआ। मोहम्मद खां बंगस इलाहाबाद का क्या हुआ, गवर्नर अपॉइंट हुआ। सबको दिख रहा है ना। इलाहाबाद का गवर्नर कौन हुआ, मोहम्मद खां। याद रखिए, मालवा इलाहाबाद प्रांत के अधीन आता था। इलाहाबाद प्रांत मुगलों का एक राज्य था। इलाहाबाद प्रोविंस मुगलों का एक राज्य था, और इलाहाबाद के अधीन में कई क्षेत्र में बुंदेलखंड भी उसका एक कमिश्नरी क्षेत्र था। तो बुंदेलखंड इज द पार्ट ऑफ इलाहाबाद प्रोविंस एंड
मोहम्मद सरंगीला है ना अपॉइंटेड मोहम्मद खां बंगस एज ए गवर्नर ऑफ द इलाहाबाद प्रोविंस। अब मोहम्मद खां बंगस आया और उसने क्या किया, अपना एरिया विस्तार किया और करते करते बुंदेलखंड पर हमला किया, छत्रसाल पर हमला किया। अब जब मोहम्मद खां बंगस का छत्रसाल पर हमला हुआ तब तक कुछ दिनों से छत्रसाल बुंदेलखंड में अपने आप को ऑटोनोमस रूप से शासन कर रहा था, स्वायत्त रूप से शासन कर रहा था। क्यों कि मुगल साम्राज्य जब कमज़ोर हो गया था तो जो जो गवर्नर जहाँ थे वहीं अपने आप को एंजॉय कर रहे थे। अब तो छत्रसाल अपने एरिया में खुश था। अब मोहम्मद खां बंगस को इलाहाबाद का गवर्नर अपॉइंट किया गया तो मोहम्मद खां बंगस ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया और छत्रसाल के ऑटोनोमस उसकी स्वायत्तता को समाप्त करना चाह रहा था। अब छत्रसाल के पास मालवा है, मालवा तक बाजीराव पहुंचा हुआ है। बाजीराव का एक्टिविटी देख रखा था। बाजीराव मराठा लोग हिंदू पातशाही का उदाहरण लेते थे, हिंदुत्व को लेकर चलने का काम करते थे, अपने आप को गर्व फील करते थे। तभी छत्रसाल ने बाजीराव से मदद मांगी। छत्रसाल ने किससे मदद मांगी? छत्रसाल ने बाजीराव से मदद मांगी कि प्लीज बचाइए, इन लोगों से हमें बचाइए। तो छत्रसाल ने बाजीराव फर्स्ट से मदद मांगी। किससे मांगा? अब बाजीराव फर्स्ट से मांगा। बाजीराव तो एक तो हिंदू राज्य था इसलिए, और ऊपर उस पर से मोहम्मद का बंगस, थोड़ा सा धर्म का एंगल था। तो बाजीराव गए और इस तरह से बुंदेलखंड को प्रोटेक्ट कर लिए, बुंदेलखंड को सुरक्षित घेरा बना लिए और मोहम्मद खां बंगस पराजित हुआ। मोहम्मद खां बंगस। तो छत्रसाल ने किसके खिलाफ बाजीराव से सहायता मांगी थी? है ना, छत्रसाल ने किसके खिलाफ बाजीराव से सहायता मांगी? आवाज नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा क्या? तो मोहम्मद साहब, ठीक है, मोहम्मद खां बंगस के। अब देखो, अब युद्ध हुआ और युद्ध में इस तरह से मोहम्मद खां बंगस के खिलाफ सहायता मांगी थी। अब छत्रसाल इस युद्ध में क्या हुआ? जीता और बाजीराव को कालपी, झांसी और सागर, है ना। अब बताइए कि अपने एरिया में से भी इसने कुछ एरिया किसको दे दिया? बाजीराव को। अब इस तरह से मराठा एरिया इस तरह से इधर तक पहुंच गया। ये थोड़ा सा और ऐसे होगा, ठीक है। और एक तरह से प्रभाव में तो इनडायरेक्ट पूरा प्रभाव आ गया। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? इधर तुम, हाँ, नहीं आ रहा है? हाँ, क्यों? कल नहीं थी क्लास में तो नहीं, क्यों आ रहा है? राम ने श्याम से क्या मांगा ये तो पढ़ा रहा है। अरे मोहन ने सुरेश से क्या मांगा कब मिला ये तो पढ़ा रहा है, और कुछ पढ़ा नहीं आ रहा तो जाओ घर। कल आई थी तो फिर क्या नहीं आ रहा है? इसने इसके खिलाफ मदद मांगे थे, सहायता क्या थी, इसमें नहीं आने क्या मतलब है? तुमने इससे तुमने इसको धमकाया, इसने इसे सहायता मांगा, ये सहायता देते, इसमें नहीं समझ में आता। ये बताओ, अरे इसमें नहीं कैसा? इसको बुंदेलखंड को किसी ने धमकाया, अब बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने इससे मदद मांगी, तीनों मदद दे, इसमें क्या समझना है? अरे तुमसे पूछ रहे हैं, इसमें क्या समझना है? यहाँ पर इलाहाबाद का बंगस गवर्नर बना और इलाहाबाद राज्य के अंदर बुंदेलखंड आता था। अब बंगस ने बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल पर आक्रमण किया, तो जब आक्रमण किया तो इसने बाजीराव सहायता मांगी, तो बाजीराव ने इसको बचा दिया। तो इसमें क्या हुआ? तुम्हारे घर पर कोई धमकी देगा कि हम आएंगे तो तुम पड़ोसी सहायता मांगे, पड़ोसी ने वो बचा दिया। इसमें क्या समझना है? और इसमें समझना है क्या? तुमको किसी ने धमकाया और तुम तीसरे से मदद मांगी, तुम्हें और बचा दिया, इसमें समझना क्या? वही तुम पूछ रहे हैं। इसका तो ध्यान नहीं दे रही हो क्या पढ़ने में? कल आई थी तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कुछ तो बगल से पूछो उससे, ठीक है। इतना पढ़ाने के बाद भी नहीं समझ में आया तो धरती पर फिर कल्याण नहीं होगा, ठीक है।
इतना पर भी नहीं समझ में, कल क्लास में भी थी तुम। इलाहाबाद जानती हो ना, जापान में एक है, इलाहाबाद जानती हो ना, जापान में है, होसोमोटो आइलैंड पर, समझती हो ना? हाँ, इलाहाबाद जापान में है, ठीक है, ये सब समझ में आ गया। इलाहाबाद जापान में है, बुंदेलखंड पाकिस्तान में है। अब बाजीराव अंतरिक्ष स्टेशन पर रहते थे, अभी अभी सूचना मिली है। अब समझ में आ रहा है? धन्य हो तुम लोग। अरे भाई क्या समझ में नहीं आएगा? अरे का छठियार में कर जाएगी तब समझ में आएगा। अरे बाजीराव यहाँ का है, बुंदेलखंड छत्रसाल यहाँ का है। आप एक ही चीज बजे कौआ का नहीं, कौआउर, तोताउर, मैनाउर, गधाउर, सब नहीं समझ में आया। क्या हुआ? चलो जल्दी आओ। तो खैर नहीं समझ रहे, दोबारा वीडियो देखने समझ में आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट टाइम वीडियो देखने समझ में आ जाएगा। आज जहाँ नहीं समझे हमसे ऑफिस में आकर मिलना। और किसी को? और किसी को नहीं समझ में आ रहा है? उधर मोहम्मद खां बंगस कौन है जी? तो अकेले नहीं हो, चिंता मत करो, हौसला बुलंद रखो। 2-3-4 लोग नहीं समझ में आ रहा है, ठीक? दोबारा देखिएगा, नहीं तो ऑफिस में पूछिएगा। अब क्या हुआ? बुंदेलखंड। अब देखो, अब छत्रसाल ने, छत्रसाल कहाँ का था? छत्रसाल कहाँ का था? कहाँ का था? और बंगस जो था इधर इलाहाबाद का, इधर यही आक्रमण किया था, है ना, छत्रसाल पर। तो छत्रसाल ने इससे मदद मांगी। अब इसने मदद दी छत्रसाल को और ये पराजित होकर वापस गए। अब ये खुश होकर कुछ एरिया दे दिया अपना, और एक चीज़ और किया कि इसने बाजीराव के सम्मान में एक क्या किया, पूरा शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा। और उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में कौन थी? मस्तानी, जो नाच नृत्य करने वाली बहुत अच्छी नर्तकी थी। और बाजीराव को जब रात भर नृत्य देखे, तो नृत्य देखते देखते पता नहीं मस्तानी क्या देखे कि बाजीराव अपने आप के नहीं, बस बस, है ना। तो फिर बाजीराव मस्तानी को लेकर कहाँ चले आए? मराठा क्षेत्र में। और इनकी एक और पत्नी थी, क्या नाम था उसका? काशी भाई, क्या पता नहीं मूवी में क्या तो नाम था, नहीं हाँ, काशी भाई नाम था, ठीक है। तो अब इस तरह से मस्तानी चले आए कहाँ? मराठा में। इसी पर मूवी बनी है बाजीराव मस्तानी। सोचिए, बाजीराव इतना मेहनत किया, इतना लड़ा झगड़ा, अब पूरा उसका पूरा कैरेक्टर क्या हो गया? बाजीराव मस्तानी। तो मूवी यहीं पर शुरू हुआ, वहीं पर ख़त्म हुआ। बाजीराव जैसे लग रहा ना कि एक नंबर का निकम्मा था। इतना महान शख्सियत को खाली मस्तानी नाम दे दिया, बाजीराव मस्तानी। क्यों? उनको मूवी बेचना था, टिकट बेचना था, है ना। बाजीराव शहंशाह, मराठा सरदार, कोई नहीं जाता। बड़ा डायरेक्टर चलाक था, मस्तानी खाली लगा दो ना, सब आ जाएगा, ठीक है। तो आपको दिखाएंगे। अब बताइए, मराठा कितना ताकतवर हो गया? नहीं, मराठा कितना ताकतवर हो गया। अब क्या हुआ? बुंदेलखंड भी बाजीराव के डायरेक्ट प्रभाव में आ गया। अब जब बुंदेलखंड पे लोग आक्रमण कर रहे थे ना, समझ रहे हैं, तो बुंदेलखंड पर जब यहाँ पर थे तो हुआ क्या एक घटना कि अब ये क्या है? अवध राज्य है। ग्रीन वाला क्या है बताओ? ये ग्रीन वाला कौन सा राज्य है? अवध, ठीक। और यमुना नदी इधर बहती है, यमुना नदी इसी जगह पर से ऐसे बहती है। तो बाजीराव के कुछ सैनिक जब बुंदेलखंड को जीत लिए, तो नहीं होता है कि आप पढ़ लिए तो कुरकुरे लाने चले जाते हैं, तो उसी तरह बाजीराव जब कुछ सैनिक जीत गए ना, तो थोड़ा सा घोड़ा लेके इधर, घोड़ा लेके किधर? यमुना नदी के किनारे चल गए, और कभी इस पार चले गए, हल्का फुल्का घूमते घामते। ये पता चला अवध को, तो ऐसे 150 सैनिक लड़ने निकले, नहीं घूमने के लिए। तो अवध के सैनिकों ने इनको खदेड़ दिया। अवध, ये कौन सा राज्य है? अवध। अवध के सैनिकों ने क्या किया? इनको खदेड़ दिया। तो सैनिक वापस आ गए, ऐसे ही वापस आ गए कि चलो भाई, दूसरे का राज था,
क्या वहाँ जाना, वापस आ गए। अब इसको लेकर उस समय का सादत खां था। अवध का नवाब कौन था? उत्तर प्रदेश। अवध का नवाब कौन था? अरे कौन था? तो सादत खान ने दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह रंगीला, इसका समय कब से? 1948। तो सादत खान ने यहाँ बैठा दिन दिल्ली में, बोला मराठा कुछ है, आया तो था हमारे अंदर, मार के भगा दिए। अब नहीं का बखाना, अरे कुछ है, बीपीएससी कुछ है। कुछ लोग बोले अगर हम मन से बढ़िया से बैठ गए ना तो थोड़ा सूते ना, क्या कह रहा है? अरे बैठो ना, पीड़ा ला के दे कुछ। अगर हम मन से 3 महीना बैठ गए ना सर, तब इतना पेंशन हमको मिलने लगेगा। मन से बैठ जाएंगे हम लोग, मन क्विंटल हो जाएगा, लेकिन तुम बैठोगे नहीं। समझ गए ना, नेचर और सिग्नेचर थोड़े बदलता है। तो इस तरह से रंगीला, तो सादत खां भी अवध का नवाब था, मोहम्मद शाह रंगीला यहाँ। तो सादत खान ने एक बार बैठा हुआ था दिल्ली में, तो बोला यार कोई दम नहीं है। तो इसकी सूचना किसको मिल गई? बोला अच्छा, बोला निकाल निकाल निकाल, देखते हैं, गाड़ी बैठ सर, दिखा देते, निकाल तो राइफल का पैसा ले लो, लाठी। अब राइफल ले लिया, पता चला कि गोली तो घर ही छोड़ के आया है। तो बोला कि निकालो जो भी है घुड़सवार। बोला कि सब तो बाहर गया है, मतलब अरेंज होने में 3-4 दिन लगा, नहीं जितना उतने लेके चलो। बाजीराव था और उतना ही लेके इतना तेज गति से दिल्ली पहुंचा। हेलो, ये क्या हुआ? समझ रहे हैं ना, इतना तेज गति से दिल्ली पहुंचा, 3 दिन में दिल्ली पहुंच गया। सोचो 3 दिन में ट्रेन आती है। और इस तरह से दिल्ली को जम के लूटा। बोला कि बताओ कौन था रे? बोला इकराम। ये तो ये भागा, टिकिया उड़ा, मारिंग दिस लाठी, फुटिंग दिस कपाल, भागिंग दिस खेते खेते पहुंचे दिस सफदरजंग अस्पताल। ठीक है, तो ये जो भागा ना, उसके बाद बीच में ही रुका नहीं। तब फिर इसको खूब लूटा उठा, फिर बोला चलो। और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक संधि करेगा। तो दिल्ली पर आक्रमण कब किया? 5वां काम क्या हुआ? दिल्ली पर। अब दिल्ली का आक्रमण किससे जुटा हुआ था? समझ गए ना आप लोग? दिल्ली का आक्रमण किससे जुटा हुआ था? अगर वो नहीं बोलता, इसलिए आदमी को कम बोलना चाहिए। नहीं, अगर वो नहीं बोलता अवध का नवाब, तो दिल्ली जाता। अब दिल्ली गया तो सोचा कुछ निपटाइए के चलें। तो 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कब किया दिल्ली पर? और 1737 भी चलेगा। एकदम क्रम से हम लोग चल रहे हैं। पहले किसको निपटाया? पालखेड़ का युद्ध है ना, निजाम से 1728। फिर वारणा की संधि, मुंशी शिवगांव की संधि 28, वारणा की संधि। फिर उसके बाद दूसरा गुजरात, गुजरात के बाद तीसरा मालवा, मालवा का चौथा बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के बाद दिल्ली। तो जब दिल्ली बोला तो बोला कुछ कर लेते हैं। तो बाजीराव ने 3 दिन दिल्ली को लूटा और कहा मोहम्मद शाह रंगीला। कौन मुगल बादशाह होगा? दिल्ली का मुगल बादशाह कौन होगा? 1719 से 1748। नहीं, तो कहा कि तुम अवध के नवाब पर काहे आ गया था? तो बोला कि अब तुम मालवा हमको पूरा दो। पहले तो मालवा को प्रभाव में लिया था ना। बोला कि मालवा को हमको लिखो। क्या बोला? बाजीराव गया, क्या बोल रहा है दिल्ली के शासक को? मालवा हमको दो। मालवा समझ रहे हो ना, जापान के यहाँ है मालवा। तो बोला मोहम्मद शाह ने क्या बोला? मालवा हमको। अब मालवा इधर कौन है? निजाम। अब बताओ अगर मालवा मिल गया तो निजाम दिल्ली कैसे जाएगा? ध्यान दो, अगर मालवा बाजीराव को मिल गया तो पूरा रास्ता हो गया ब्लॉक। तो निजाम कभी कैसे जाएगा? निजाम को जाने का यही रास्ता था। मालवा से निजाम को पट्टा भी था। अब बाजीराव चाह रहा है कि क्लियर कट हमको इंस्ट्रक्शन मिल जाए कि मालवा हो गया तुम्हारा। अब बैठ के लूटे हैं जम के, वहीं पर गन लगाए हुए हैं रंगीला को। रात को पिला उला भी दिए, है ना, रंगीला नामे था। तो बोला कि हाँ जाओ मालवा तुम्हारा। तो मालवा किसका हो गया? आप कहा कि 13 लाख रुपया भी दो। ठीक है ना। इस तरह से मुगल सम्राट से बाजीराव ने
मालवा कहता 13 लाख रुपया लेके चल रहा। अब दिल्ली से चल रहा है, अरे किसको नहीं पच रहा है? हैदराबाद के बस क्या क्या ये उधर से चला, कुछ दिन रहा वहाँ पर, और भोपाल में फिर एक बार युद्ध हो गया। भोपाल में टेक लिया। टेका का मतलब समझाने के लिए कि वो आया तो इसने क्या किया, भोपाल में छेक लिया। छेका नहीं बल्कि जब मालवा पर अधिकार जमाने गया होगा तो निजाम भी आ गया दवा ठोकने। तो 1738 में क्या हुआ, भोपाल का युद्ध। अगर मालवा नहीं जीतता तो भोपाल का युद्ध नहीं होता। अगर बुंदेलखंड नहीं जीतता तो अवध नहीं कमेंट करता, तो दिल्ली नहीं जाता। दिल्ली नहीं जाता तो मालवा नहीं मिलता, है ना। मालवा नहीं मिलता तो भोपाल का युद्ध नहीं होता। भोपाल का युद्ध नहीं होता तो मुंगी पैठान की संधि नहीं होती। तो अब निजाम अभी भी आसान 1738-48 में निजाम मरेगा, कर्नाटक का युद्ध याद है ना। तो भोपाल का युद्ध, अब भोपाल के युद्ध में अब भोपाल में निजाम आकर आ गया और दोनों में युद्ध हुआ और इससे जम के बाजीराव प्रथम और निजाम लड़ाई हुआ निजामुल मुल्क में, और इस तरह से भोपाल का युद्ध में निजाम बुरी तरह से पराजित हुआ और कहा कि फिर चौक देने के लिए तैयार है। और इस तरह से भोपाल में दुर्राई सराय की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? अब सुनो, संपूर्ण मालवा नर्मदा से चंबल तक तथा 50 लाख देने का भी वादा किया। ये सब किसका कब्जा था? निजाम का। तो बोला कि ले जाइए पूरा मालवा नर्मदा से चंबल तक। अब ध्यान दो, नर्मदा से चंबल तक किसका रियासत हो गया? बाजीराव का। और निजाम कहा कि 50 लाख रुपया देंगे। कैसे? अब देखो सुनो, मालवा पूरा किसका हो गया? मालवा किसका हो गया? मालवा किसका हो गया? अब हम लाइन क्या बोले समझना। ये है नर्मदा नदी। ये कौन सी नदी है? ये कौन सी नदी है? ये कौन सी नदी है? और बता रहे हैं चंबल। चंबल जो है विंध्य रेंज से नदी निकलती है, ठीक है। ये है आपका चंबल, ठीक है। ये है आपका चंबल जो जाके यमुना में, अच्छा सॉरी चंबल ना पंजाब में। सुनो, तो चंबल आके किसमें मिल जाती है? यमुना में। चंबल किसमें मिल जाती है? अब बाजीराव को क्या क्या होगा देखो, पूरा मालवा, पूरा बाजीराव का क्या क्या हुआ? पूरा मालवा नर्मदा से ऊपर से लेके और चंबल के किनारे तक भूमि किसका हो गया? बाजीराव। अब बताओ, ये पूरा है ही बाजीराव का, ये गुजरात पूरा है ही बाजीराव का, नीचे कोल्हापुर भी है ना, थोड़ा बहुत इधर भी है। इस तरह से बाजीराव का बुंदेलखंड से होते हुए ये एरिया किसका हो गया? बाजीराव। क्लियर है? अरे क्लियर हुआ? यह है बाजीराव। थोड़ा बहुत ही बालाजी बाजीराव करेगा। उड़ीसा और बंगाल तक कौन पहुंचेगा? अगला शासक बालाजी बाजीराव। तो देखिए इधर, तो इस तरह से संपूर्ण मालवा नर्मदा से, अब देखिए ये YouTube पर रिकॉर्ड रहेगा, जब आप देखना होगा, जिस एरिया को देखना होगा फट से बैठाए वीडियो और वहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद आपको मैटर भी ले लीजिएगा, ऑफिस इंग्लिश हिंदी में दोनों जो चाहेंगे UPSC के लिए। तो मालवा हो गया, ठीक है ना। और इस तरह से क्या हो गया? भोपाल का युद्ध। अब अंतिम में बाजीराव ने पुर्तगाली से, है ना, बस्सीन विजय की। बस्सीन इधर कहीं है ना। बस्सीन तो एक लास्ट उनका था, बस्सीन का विजय पुर्तगाली से। और इस तरह से 1740 में, ठीक है, बाजीराव की क्या हो गई? घरेलू कहते हैं कलह से मृत्यु हो गई, ठीक है, समझ में आया। और लेटर मुगल काल में पढ़ाए थे कि दिल्ली पर 1739 में ईरान का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह कहाँ का रहने वाला था? ईरान का। ईरान का नेपोलियन था। वो 1739 में जब लेटर मुगल काल पढ़े थे तो दिल्ली पर आक्रमण किया था। 37 में बाजीराव कर चुके हैं, और उसके बाद कौन किया था? नादिर शाह। और वही शासक कौन होगा? रंगीला। और 1740 में बाजीराव इस तरह से मर जाते हैं, लिखा हुआ है। तो 1740 में बाजीराव मरते हैं। उसके बाद अगला बादशाह कौन बनेगा? बालाजी बाजीराव। लेकिन कुछ इसका कोड है, ये याद रखिएगा। आपका निजाम
और बाजीराव के साथ युद्ध और कोड। पहला युद्ध कौन हुआ? पहला युद्ध कौन हुआ? पहला युद्ध कौन हुआ? ये बाजीराव और निजाम से होने वाला युद्ध का कोड है। तो पहला युद्ध कॉमन है, क्या है? बाजीराव निजाम, बाजीराव निजाम, बाजीराव निजाम, बाजीराव। तो पहला युद्ध हुआ था, आप पढ़े थे अभी, पालखेड़ का युद्ध। पालखेड़ का युद्ध हुआ। इसके जवाब में कौन सी संधि हुई थी? मुंशी शिवगांव। कौन सी संधि हुई थी? किससे हुई? बाजीराव और निजाम में। पालखेड़ का युद्ध किससे हुआ? बाजीराव और निजाम में, मुंशी शिवगांव। फिर अगला युद्ध कौन सा हुआ? भोपाल का युद्ध। कौन सा हुआ? और उसके जवाब में कौन सी संधि हुई? कौन सी संधि हुई? कौन सी संधि हुई? दुराई सराय के। और एक अलग से संधि है, मुंगी पैठान। तो पूरा एक कोड है, पीएम में भोंदू पैठलवा। कोड क्या है? कोड क्या है? कोड क्या है? पीएम में भोंदू पैठलवा। पी से पालखेड़, एम से मुंशी शिवगांव, है ना, भो से भोपाल, अदू से दुर्री सराय, अब पैठलवा मुंगी पैठान, है ना, और बा से बाजी राव। बा से बा से बा से बा से। तो पीएम में भोंदू पैठलवा। कोड क्या है? कोड कोड पीएम में भोंदू, पीएम में भोंदू, पीएम में भोंदू पैठलवा। तो इस तरह से पहला लड़ाई पालखेड़ का युद्ध, उस पीएम मुंशी शिवगांव, भोंदू भोपाल और दोराई सराय, और पैठल से मुंगी पैठान। अब इसके बाद इसका बेटा गद्दी पे कौन बैठेगा? बालाजी बाजीराव। अब बालाजी बाजीराव, ठीक है, का भी इसी तरह का इतिहास है। तो अभी तुरंत इसको करेंगे इस क्लास के बाद, ठीक है। वहाँ पर ऑफ कर दीजिए।